नमस्कार सर। मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो के लिए चैनल को एक्शन जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो काफ़ी लेंथी है, तकरीबन 50 मिनट की है। तो हम इसको कोशिश करेंगे 2 पार्ट्स में तकसीम करने की, क्योंकि इतनी लंबी तो देख नहीं जाती तो बातें भूल जाती हैं। तो पहला पार्ट आज हम करने जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे रिकमेंड कर दें। इसका दूसरा पार्ट भी करें। वीडियो बड़ी शानदार है। मेजर गौरव आर्या, आरजू काजमी और साजिद तारड़ साहब तीनों ब्रांड हैं, तो बड़ी शानदार डिस्कशन होने वाली है। इंडिया और पाकिस्तान की इशू पर बात हो रही है। वीडियो थोड़ी सी है लेकिन मज़ेदार है। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। बिल्कुल जी, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं फेस ऑफ के नाम से, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ इंडियन पैनलिस्ट भी हों और पाकिस्तानी भी। और आज आप देख ही रहे हैं कि हमें भारत से ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आप दोनों ने हमें। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं तारड़ साहब आपकी तरफ चलूंगी और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो वैसे तो आपस में उनकी एक लगी रहती है, जंग भी हुई है और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, और एक हम देखते हैं हथियार की भी दौड़ लगी होती है। पाकिस्तान जो है वो भी हथियार खरीदता रहता है कि जी हिंदुस्तान हमला कर देगा। हिंदुस्तान इसलिए लेता है कि उसे चाइना से खतरा है। लेकिन जो एक और इशू बीच में दुनिया में चल रहा है फूड शॉर्टेज का, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपके ख्याल से अगर खाना नहीं होगा तो हम लोग क्या बम वगैरह खाने की तरफ चले जाएंगे? तो इस जो इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज हैं, जो जिससे आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होती है, उसके ऊपर आपको लगता है कोई काम हो रहा है या होना चाहिए? देखें, इस पे अनफॉर्चुनेटली इसको अनफॉर्चुनेटली कहा जा सकेगा अल्टीमेटली कि दोनों तरफ से एक तो एतमाद का फैक्टर नहीं है बिल्कुल, उसके ऊपर कई उसके बैकग्राउंड हैं, उसके कोई एक बैकग्राउंड नहीं है, कई बैकग्राउंड। लेकिन आज के सर्कमस्टांसेस में जिस तरह देखें तो पाकिस्तान के हालात जो है इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त ये क्या कर सकते हैं? ये भारत के साथ क्या रिलेशनशिप ठीक करेंगे? किसी के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करने की पोजीशन में नहीं है। मैं अभी एक पुरानी आदत है, सुबह उठते सबसे पहले देखता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डॉलर इस दफा अब आज जो है 227 का बिक रहा है। श्रीलंका ने जब बैंकरप्सी दी थी तो 230 रुपए का डॉलर था वहां पे। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा आप जब दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं तो आज इटली के वजीर आजम मारियो द्रागी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से अपना रिजाइन दे दिया है। उससे पहले बोरिस यल्सिन ने रिजाइन दिया था अदम एतमाद की वजह से। मुंबई के अंदर शिवसेना अपनी गवर्नमेंट जो है वो लूज कर चुकी है अदम एतमाद की वजह से। क्या ये सारे जितने लोगों ने जिन्होंने अदम एतमाद की वजह से वोट अपनी पोजीशन लूज की है, ये सारे मुल्क के 3-3 टुकड़े करने के लिए घूम रहे हैं? इनके हाथ में, किसी के हाथ में आपने पेट्रोल और माचिस देखी है? लेकिन वाहिद एक पाकिस्तान है जहां पे हमारा एक साबिक वजीर आजम कहता है अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो किसी से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। अब 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने बेबी स्टेप लिया है, उन्होंने वहां ट्रेड मिनिस्टर भेजा, चाहे ट्रेड हो या ना हो। उन्होंने खत लिखा है मोदी साहब को, जो कि होना चाहिए था। हमारे पिछले वजीर आजम, आप उनका पोजीशन देख लें, वो कहते हैं जब तक मोदी साहब हैं हम बात ही नहीं करेंगे, जब तक 370 को रिमूव नहीं करेंगे हम बात ही नहीं करेंगे। अब उसमें अगर इनको कुछ समझाने वाला हो बंदा, तो उनको ये कहे कि अगर आप डायलॉग नहीं करते तो उसमें विनर और लूजर कौन है, उसमें ये समझाने वाला उनको कोई नहीं। अब इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस 2 चीजें बताऊंगा। ट्रेड जो पाकिस्तान के लिए तो बहुत जरूरी है, भारत के साथ करना बहुत जरूरी है, उनकी जरूरत है ये चीज। दूसरा, भारत के लिए जरूरी इसलिए है कि भारत इज टचिंग द पीक ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, क्योंकि मिडिल क्लास ग्रो कर रही है वहां। अब उनके लिए जरूरी इसलिए है कि अगर तरक्की कर रहे हैं और पड़ोस में आग लगी हो तो उसकी सूरत हाल क्या होगी। लेकिन उनको भी समझना होगा, उनको भी अपना पॉलिटिकल इक्विटी कुछ लूज करनी पड़ेगी, उनको भी कोई ना कोई स्टेप लेने पड़ेंगे।
लेकिन हो सकता है कि वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहे हो। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन मार्क ये है कि अफसोस के साथ कि जो भी लोग वहां पे पाकिस्तान में इन्वॉल्व हैं, जो रूलिंग एलीट है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, चाहे डॉलर 227 का हो चुका है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त एलसीज नहीं खुल रही वहां पे। जो लोग बाहर से तिजारत कर रहे हैं, कैश पे चीजें ले रहे हैं, ये सारी निशानियां ठीक नहीं है। मैं आई विश करता हूं कि आज जो हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ये उस वक्त कर रहे हो जब पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान कोई हाथ बढ़ाने भारत की तरफ या किसी भी पड़ोसी की तरफ हाथ बढ़ाने के काबिल। आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज नॉट इन दिस पोजीशन कि वो इंटरनल इस बुरे तरीके से घिर चुका है अपने इश्यूज में कि भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ रिलेशनशिप्स जो हैं वो किसी को अगले स्टेप पे ले जाने की पोजीशन में नहीं। बिल्कुल जी। लेकिन मेजर साहब, आप क्या समझते हैं कि भारत में कोई काम हो रहा है फूड शॉर्टेज पे, और अगर इस किस्म का कोई क्राइसिस आ गया तो क्या भारत इस काबिल है कि अपने लोगों को खाना दे सके? थैंक यू आरजू जी। बिल्कुल भारत काम कर रहा है और अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है और मुल्कों के साथ काम कर रहा है। हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी कई दिहाइयों पहले, कई डेकेड्स पहले। तो यहाँ पे पर एकड़ यील्ड भारत की, अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब और भारत पंजाब को मिलाएं तो भारतीय पंजाब की 2 या 2.5 गुना ज्यादा है पाकिस्तानी पंजाब से यील्ड। और पाकिस्तान में कई एंकर्स को शायद ये गलतफहमी भी है कि भारत का पंजाब जो है वो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का पंजाब है वो डेफिनेटली बहुत जरखेज मिट्टी है, वहां पे बड़ा बड़ा फर्टाइल सॉइल है वहां पे और काफी अच्छी खेती होती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर फार फार बिगर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर देन पंजाब। आप हर एक मायने में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बहुत आगे हैं भारतीय पंजाब से, पहली चीज है। दूसरी चीज, वो आपने वो अभी जो $2 बिलियन की फूड की इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा यूएई ने करी थी, जिसमें कि इजराइल और अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। यूएई उसमें $2 अरब उसने इन्वेस्ट करे हैं और भारत ने जमीन दी है। तो एक फूड का बिल्कुल 360 डिग्रीज, मतलब पूरा गोल घुमा हुआ एक इकोसिस्टम इंडिया में तैयार कर रहे हैं और इसमें $2 अरब नाकाफी हैं। इसमें करीब $200 अरब डलेंगे तब जाके कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो, बट मैं कह रहा हूं कि वी हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप्स और ये इंडिया इज कॉग्निसेंट। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इन सब के बारे में भारत में सिर्फ बात नहीं होती, इसमें दिन रात काम भी चल रहा है और इसमें दिन रात, और ये डायरेक्टली इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। बाकी नीचे टास्क फोर्स हैं जो काम कर रही हैं, मिनिस्ट्रीज हैं काम कर रही हैं, लेकिन इसकी जो डेली की रिपोर्ट है वो पीएम मोदी खुद लेते हैं। ही जो मैंने सुना है, मेरी बात हुई है 1-2 लोगों से करीब 6-8 महीने पहले जो पीएमओ में काम करते हैं, उनका ये कहना है कि ही इज अ वेरी वेरी हार्ड टास्क मास्टर। मतलब सोते भी ऐसी 3.5-4 घंटे सोते हैं वो, और बस उनका यही है काम दिन भर की, ये क्या, ये हुआ, इसका अपडेट लाओ, इसका। तो इज अ वेरी वेरी, खुद को भी ड्राइव करते हैं, औरों को भी ड्राइव करते हैं। तो हाँ, जहां तक आपके सवाल का जवाब है, हाँ, फूड सिक्योरिटी को लेकर और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत में बहुत एक अवेकनिंग है इस चीज को लेकर, इसको बहुत पुश करा जा रहा है। हमारे यहाँ एक और है ना कि जैसे जो लैंड के पार्सल्स हैं वो छोटे हो रहे हैं इंडिया में, हर ही जगह हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है जिसके पास माना कि 10 एकड़ जमीन है, उसके 3 बेटे हैं या 3 बेटे बेटियां हैं, वो फिर वो 3.25 एकड़ तीनों में बट जाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे। तो जहां पे 10 एकड़ एक खानदान को पाल रहा था, 30 साल के बाद 10 एकड़ जो है वो 10 खानदानों को पालेगा। यू अंडरस्टैंड? सो ये भी भारत को पता है कि इसकी वजह से लैंड का जो पार्सल कम हो रहा है, इसके भी तो फॉरेन कंट्रीज से कैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं फूड के बारे में, किस तरीके से फूड को प्रोसेस कर रहे हैं, और साइंटिफिक रिसर्च के, यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिसर्च के दिल्ली में ही एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, और जगह भी हैं, हमारे हैदराबाद में भी हैं जो दक्कन में है उधर, और जगह भी हमारे जो खास तौर से एग्रीकल्चर को देख रहे हैं, हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं कि पर एकड़ यील्ड है वो कैसे बढ़ाई जाए। इजराइल से मोदी जी वो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं ड्रिप इरिगेशन की, कि किस तरीके से कम पानी में आप ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगा सकें। तो ये सब बातें चल रही हैं। किस तरीके से डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएंगे तो समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी करेंगे, उसको पीने के लिए या फिर उसको फार्मिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा, ये सब हो रहा है। और जहां पे कुछ नहीं उग सकता, जैसे कि राजस्थान में कुछ जगह है जहां पे आसपास पानी नहीं है, या गुजरात में कुछ ऐसी जगह है जहां पे नमक है, मतलब आप 50 किलोमीटर देखेंगे तो सिर्फ वो रन ऑफ कच्छ का एरिया जहां पे सिर्फ नमक ही नमक है,
जमीन पे सफेद, इट्स लाइक द मून, वो जैसे मून का वो है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वहां पे कुछ उग नहीं सकता। और उसके अलावा भी कई जगह हैं और गुजरात में, तो वहां पे मैसिव सोलर फार्म्स लगा रखे हैं, मैसिव विंड के फार्म्स लगा रखे हैं। आप आरजू जी 1-1 घंटा आप गाड़ी चलाइए और वो सोलर पैनल खत्म नहीं होते, मतलब आप इतने इतने लगा दिए कि वो खत्म ही नहीं होते। तो जमीन उपजाऊ है, वहां से जमीन से आपके गेहूं निकले या वहां से सोलर एनर्जी निकले। जमीन से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पैनल जमीन पर लगा हुआ, आती तो ऊपर सूरज से है। तो ये कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा। क्या हम लोगों ने अचीव कर लिया? बिल्कुल भी नहीं, हमें बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है। लेकिन देयर इज अ प्लान, देयर इज अ बजट एंड देयर आर एफिशिएंट पीपल हु आर डूइंग इट 24/7। तो मैं होपफुल हूं कि हो जाएगा, इसलिए मैं होपफुल हूं। मुझे लगता है आपके यहाँ कोई मलिक रियाज नहीं है, वरना अभी तक वहां पे सब जगह बिल्डिंग्स बन गई होती हैं। और जो हमारा हाल हुआ है कि हमारे पास जमीन ही नहीं है कि जहां पर हम अनाज उगा सके या कोई काम कर सके। क्या कहेंगे ताड़ साहब आप? हमारे यहाँ तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा। इस पे थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि हमारे साबका वजीर आजम साहब ने फरमाया था कि जाके किसी से पूछ लें, मेरे टाइम के अंदर लोगों ने रियल स्टेट में से रैकेट पैसे बनाए हैं। तो रैकेट पैसे बनाने से मतलब ये था उनका कि उनके दौर में हाउसिंग सोसाइटियों ने और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने खुल के एक दूसरे की मदद की है। अब मैं दूसरा पॉइंट उसमें ऐड ये करूंगा कि अगले दिन 6000 हाउसिंग सोसाइटियां इन पंजाब और लोन दे आर इन पाइपलाइन कि किस तरीके से वो उसको हाउसिंग सोसाइटियां बना रही, कोई लॉ एंड ऑर्डर की हालत नहीं है। अब मैं जो खासकर फूड की बात कर रहा था, तो उसमें जो हमारे पूटन साहब अगले दिन मैं अब सरप्राइज कि पूटन साहब जब गए ईरान के दौरे में, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि यूक्रेनियन वीट जो है, गंदम को किस तरह ब्लैक सी से दूसरी दुनिया को बेचनी है। और उसके साथ एक ऑब्जेक्टिव उनका और भी था जो आई वाज शॉक्ड कि थ्रू ईरान गिव अ पैसेज टू हेल्प इंडिया, भारत थ्रू ईरान टू हैव एन एक्सेस टू द सेंट्रल एशिया। तो ये चीजें दुनिया देख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। फूड इज द फ्यूचर इशू, वाटर इज द फ्यूचर इशू, इसमें कोई शक नहीं है, और इस पे काम भी हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं जिस तरह कहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर के अंदर जो है, तख्त लाहौर जिसको कहा जाता है, 188 कमरे 5 स्टार होटलों के बुक हैं, और कुछ लोगों को पैसा देकर टर्की भेज दिया गया है। आज सुबह एक मेरा बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट दोस्त है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में डॉक्टर इंजीनियर बनना बिल्कुल फजूल है, मैट्रिक हाई स्कूल करके सियासत में आओ और 50 करोड़ लेके तो टर्की शिफ्ट हो जाओ। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पाकिस्तान तो अभी उसी चीजों से ग्रो नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेट। लेकिन इसका मैंने आपको बताया ही है कि पाकिस्तान में पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो एक मलिक रियाज साहब के हाथ में है, बैरियर टाउन के हाथ में है। जिस तरीके से हर रिटायर होने वाला अफसर जो है वो विश करता है कि मलिक रियाज साहब उनको जॉब दे दें, लेकिन कोई कानून नहीं है, कोई सोच नहीं है। सबसे बड़ी बात है विजन। मेजर साहब से मैं कहूंगा, जो बात कर रहा था मैं, कि इस सारी चीजें करने के लिए नेशनलिज्म चाहिए होता है। जब तक आप मैं भारत गया, बहुत दफा गया हूं, और मैंने वहां पे देखा है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म। अब आप ये देखें कि यहां से अमेरिका से लोग पढ़ के वापस जा रहे हैं भारत में। भारत के इंस्टीट्यूशन जो है वो इतने इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वहां से लोग पढ़ के आके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, यहाँ पे लोग आके गूगल चला रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना कभी किसी ने ब्रेन ड्रेन पे तवज्जो दी है, ना किसी ने वहां से पैसे की ड्रेन पे तवज्जो दी है, और ना देने का कोई इस वक्त लग भी नहीं रहा। क्योंकि मैं खुद पिछले 74 साल से भी मैं देख रहा हूं जो कोई हो रहा है पाकिस्तान में, और आने कहते नो रिलीफ इन साइट। अनफॉर्चुनेट ये हमारी एज ए पाकिस्तानी मैं एडमिट करूंगा, ये बदकिस्मती है और शर्मिंदगी। एक चीज और मुझे, इससे पहले मैं मेजर साहब की तरफ चलूं, एक चीज और मुझे बताइएगा ताड़ साहब के, कल मैं अपने कुछ दोस्तों से मिली थी जो इंडियन है, और वो अभी नए नए आए पाकिस्तान, और वो ये कह रहे थे कि आपके जो मिनिस्टर हैं वो पूरा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं, कहते हैं इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बोलते ही जाते हैं, कहते हैं हमारे मिनिस्टर तो नजर ही नहीं आते। और क्यों नजर नहीं आते वो मेजर साहब बताएंगे, लेकिन ये नजर क्यों आते हैं पूरा दिन आपके ख्याल से? देखिए, आज तक आपने कभी सुना है किसी दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में वजीर बेमहकमा, कि वजीर है लेकिन पोर्टफोलियो कोई नहीं, तो वो बेचारा क्या करेगा? 4 सूबे हैं छोटे छोटे और 100 बंदे की कैबिनेट होती, तो फिर वो क्या करें? वो उन्होंने कुछ ना टाइम तो गुजारना होता है।
तो पाकिस्तान में 2-3 नई चीजें शायद आज देखने वाले, एक तो वजीर बे महकमा और दूसरा हर वजारत के एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक असली मिनिस्टर है, एक फेक मिनिस्टर है। तो उन लोगों के पास बेचारों की टाइम क्या होता है? आपके पास किसी को इत्तेहाद बनाने के लिए भी आपने मिनिस्ट्रियां बांटनी होती हैं या वजारतें बांटनी होती हैं, और उसके बाद ये कि जो अपने यार दोस्त हैं उनको ओबलाइज करने के लिए भी यही एक तरीकाकार है। यहाँ पे मुझे ये बताएं, कभी आपने देखा कि हाई स्कूल ग्रेजुएट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हेड कर रहा हो? तो ये तो सारे, हमारी तो हिस्ट्री भरी पड़ी इन चीजों में। हमारा अफसोस, मैं कई दफा कहता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहता, लोग तजर्बात करते, इसी तरीके से रिफाइन होकर लोग आगे आते हैं। हाइब्रिड सिस्टम ना होता, चीजें ट्रैक पर चलती, और आगे भी आने वाले, मैं अब देखें, मैं दुआए खैर ही की जा सकती है, मायूसी गुनाह है मैं समझता हूं, लेकिन ये कि इस वक्त सो फार कुछ नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान अगले, जिस तरह 36 घंटे, अगले 48 घंटे जो चल रहा है, जिस तरह के लोग पेट्रोल और माचिस लेके घूम रहे हैं, सारी आधा पाकिस्तान इस वक्त यही हालात चल रहे हैं। मैं मेजर साहब आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो टीवी पे नजर नहीं आते, जबकि हमारे मिनिस्टर्स तो हर वक्त टीवी पे ही रहते हैं। तो आपके मिनिस्टर्स टीवी पे क्यों नहीं आते? किसी डिबेट में हमने नहीं देखा, किसी उसमें जैसे टॉक शोज में नहीं होते। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो भारत में अपोजिशन है वो बड़ी कमजोर है और उसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है बड़े खतरे में है। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि अपोजिशन इतनी कमजोर हो गई है? आरजू जी, पहला सवाल का जवाब ये है कि मिनिस्टर्स, ये भारत में शुरू से ही है कि पब्लिक कमेंट्स मिनिस्टर्स कम करते हैं यहाँ पे, और आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरव्यूज बहुत कम दिखेंगे, बहुत कम हैं। कभी अगर चले गए कहीं पे तो चले गए, वरना नहीं है। तो मैं बड़ा सरप्राइज था जब देखता था कि रोज इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का टाइम तो बिल्कुल कहते हैं कि हीरे जवाहरात की तरह होता है, सोने चांदी की तरह। इट्स वेरी, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर का टाइम कितना वैल्यूबल होगा एक मुल्क का, 22-25 करोड़ का मुल्क है, मतलब इट हैज टू बी वेरी वैल्यूबल, राइट? बट यहाँ पे रोज के रोज, अब आप CNN के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, 1 घंटा आप तैयारी करेंगे, आधे पौन घंटे का वहां पे इंटरव्यू होगा, आपका मेकअप होगा, उसके बाद वो आप डिस्कस करेंगे, आपके 2-3 घंटे तो चले गए रोज के। तो मतलब अगर आप एक इंटरव्यू 45 मिनट का भी करते हैं तो तो थोड़ा सा, अब पता नहीं ऐसा क्यों है वहां पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बड़े बड़े मिनिस्टर्स का कोई रेलिवेंट चीज है तब वो जाएंगे, पर मैंने तो नहीं देखा कभी किसी को टॉक शो में जाते हुए, ऐसे मीडिया को एड्रेस करते हुए। कोई बड़ी चीज होगी तो हाँ, एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, प्रेस ब्रीफिंग में जो स्पोक्स, अच्छा आप एक और देखिएगा कि जो बाची साहब हैं, स्पोक्स पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो ज्यादातर बोलते हैं। आपने जयशंकर साहब के बयान कम देखे होंगे, जयशंकर साहब बहुत कम बोलते हैं। आप हाँ, वो थोड़ा सा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ज्यादा वर्ल्ड मीडिया में उछाली जाती है उनकी बात, बट ही इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, वो बोलते नहीं ज्यादा। बस उनका ये है कि वो फ्लाइट में सोते हैं, अपना प्लेन पकड़ा, फ्लाइट में सोए, वहां पे टाई शाई पहनी, अपना काम वाम करा, वापस ये, वो 24 घंटे, ना कोई सैटरडे ना कोई संडे, इनका तो यही हाल है पूरे सबका, और ये नहीं करते। और दूसरा, जो आपने पूछा कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और क्योंकि ऑपोजिशन नहीं, ये बात सही है, और मैं भी ये बात मानता हूं कि आरजू जी, किसी भी स्ट्रांग डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। इंडिया में वन साइडेड हो गया है, लेकिन आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम मोदी जी फॉर विनिंग इलेक्शंस। यू सी, ये राहुल गांधी साहब जो हैं, ये इलेक्शन जीत के खुश नहीं है। ये अब मोदी जी क्या करें डेमोक्रेसी के लिए? या तो मोदी जी ये बोलें कि नहीं ठीक है, भारत में डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए मैं खुद इलेक्शन हारना शुरू कर देता हूं। ऐसा तो होगा नहीं। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, ऑपोजिशन को स्ट्रांग करना है, तो ऑपोजिशन का काम है। ये जीत नहीं पाते, अभी उनको थोड़ा सा मौका मिलता है, और मैं तनकीद नहीं कर रहा, वो उनका पर्सनल मामला है, मुझे कहना नहीं चाहिए राहुल जी के बारे में। बाय द वे, ही इज माय क्लासमेट, राहुल गांधी इज माय क्लासमेट। हम लोग 1 साल साथ पढ़े हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में, फिर 1 साल के बाद वो छोड़ गए थे, विदेश चले गए थे पढ़ने के लिए, बाहर चले गए थे। एंड ही इज अ वेरी नाइस मैन, बड़े डिसेंट हैं राहुल गांधी जी, और ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट आई डोंट थिंक ही इज कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। उनको मुझे नहीं लगता, सबका होता है, अपना एक टैलेंट होता है, मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स के लिए हैं। ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी जेन्युइन सॉर्ट ऑफ अ गाय। जितना मैंने उनको कॉलेज में देखा, मैं 1 साल उनके साथ था कॉलेज में, और 1 साल में मैंने देखा कि ही इज अ गुड पर्सन, ही इज नॉट अ बैड पर्सन। बट वही चीज है कि देखिए, इलेक्शन में ना आपको एक पॉलिटिशियन बनने के लिए, जैसे मोदी जी हैं, कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है उनका ना,
वो 24 घंटे यही काम है। तो वो मोदी जी इज मेड फॉर पॉलिटिक्स एंड उनको पता है, उनका पीपल कनेक्ट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने हजारों गांव में रहे हैं भारत में, इतने साल 20-30 साल उन्होंने साइकिल से, बैलगाड़ी से, बसों में सफर करा है, सड़क के कोने में खाना खाया है उन्होंने, रात को प्लेटफॉर्म पे सोए हैं, साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव गए हैं। वो तो बाद में वो बने ना, वो तो बाद में बने चीफ मिनिस्टर, बाद में बने। वो पहला चुनाव एमएलए का लड़े, चीफ मिनिस्टर बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला चुनाव लड़े, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके पहले मोदी जी को कोई नहीं जानता था, वो तो आरएसएस के प्रचारक थे। तो उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अलग है। आपके सवाल का जवाब में आखिरी में एक बात बोलता चलूं आरजू जी की, बात यह है कि अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना है तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा ट्विटर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दे आर मोर ऑब्सेस्ड विद ट्विटर एंड सोशल मीडिया, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अच्छी बहस हो पार्लियामेंट में, अच्छी डिबेट्स हो, जैसे अटल जी के समय होती थी तो लगता था। अभी तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया है भारत में कि पार्लियामेंट में आप जाइए तो एक तरफ से बीजेपी बीजेपी बीजेपी, क्योंकि दे हैव वॉन एवरीथिंग। और मोदी जी की ब्रांड इमेज ऐसी है, और उनके कोई भी मंत्री आपको देखा, कोई 24 घंटे काम करते हैं, उन्होंने बोला कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मीडिया में जाओगे क्या बोलोगे? लेट योर वर्क स्पीक। अगर तुम काम करोगे तो दुनिया सुनेगी, मुंह से बोलते रहोगे तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग। पीपल आर इंटरेस्टेड इन कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है, वो लोग देखते हैं। आपने बयान जो भी दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी आवाम में बोले। तो ये इनकी पूरी कैबिनेट बोलती भी नहीं है, और यही इसका ये भी है कि ऑपोजिशन इज वेरी वीक, बिकॉज आई डोंट थिंक ऑपोजिशन इज अ गेम प्लान। वो उनका बस ये है कि मोदी जी ने आज ये बोला, इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया इसको क्रिटिसाइज कर दो। करो आप, वो आपका हक है और आपका फर्ज भी है, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना, मैं ये मानता हूं। जी, सब कॉन्टिनेंट में, एटलीस्ट भारत पाकिस्तान में, पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना। तब वो लोगों की सेवा करेगा, तब वो लोगों को सर्व करेगा, पहले उसको जीतना पड़ेगा ना। बिल्कुल, यहाँ पर तो सारे भाई लोग हारे हुए हैं। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तारड़ साहब आखिर ये अपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो भी अपोजिशन होती है, ये मिलके काम क्यों नहीं करती गवर्नमेंट के साथ? अभी देखिए खान साहब जीत गए, उस पर यकीनन मेजर गौरव और पूरा इंडिया बड़ा खुश होगा कि जी बाई इलेक्शन में खान साहब की पार्टी जीत गई है, लेकिन खान साहब खुद बड़े उदास लग रहे हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए, दो चीज मैं पहले थोड़ा सा मैं उस वक्त मैं वो एंटरटेनमेंट के हवाले से वो जो टीवी पे हमारे मिनिस्टर बोलते हैं, वो उसका भी मेरे जहन में आइडिया आया जो मैं बता नहीं सका बाद में, कि पाकिस्तान में इसको ऐसे एंटरटेनमेंट इस्तेमाल किया जाता है। भारत में और दूसरे मुल्कों में शाम के वक्त गाने, ड्रामे, दूसरी चीजें भी चलती। आप नोट कर लें कि हमारे टॉक शोज जो हैं उनमें गाली गलौज, एक दूसरे के साथ बदतमीजी को एज एन एंटरटेनमेंट समझा जाता है, जिस तरह मुर्गों की लड़ाइयां होती हैं एक दूसरे से। बल्कि यहां तक मैंने सुना है कि एक दूसरे का, जिसको जानबूझ के एंकर जरा थोड़ा सा बुलाकर दूसरे का वॉल्यूम कम कर देता है, तो वो उनको ये लोगों के लिए एंटरटेनिंग है ये कि मिनिस्टर लड़े, वो एक दूसरे की जातियात को लेकर आए, लोग एंजॉय करते हैं, इसलिए इस वजह से। दूसरा जो मैं बात कहने लगा था कि अपोजिशन के हालात दुनिया में अगर मैं देखा जाए, मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और खासकर यहां से अमेरिका से देख रहा हूं, जहां पे जमहूरियत की बहुत लंबी हिस्ट्री मौजूद है और ये एक एज ए लेबोरेटरी काम करता है जमहूरियत के लिए। तो जमहूरियत को यहां भी चैलेंजेस हैं अमेरिका के अंदर, बल्कि मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस इन यूएस। तो दूसरी दुनिया के अंदर उनके क्या हालात होंगे, जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है जमहूरियत के हवाले से। अब ये देखें कि अभी इस वक्त जो चैलेंज चल रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू द मिड टर्म इलेक्शन। अमेरिका के अंदर इनके लिए एक बहुत, इस वक्त गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि इलेक्शन पे लोगों का एतमाद बहाल किया जाए। लोग पिछली दफा कोविड की वजह से जब मेल इन वोटिंग हुई थी उस वक्त से, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की थी कि फेक इलेक्शन या चेंजेस आई हैं, तो जमहूरियत को यहां भी ये चैलेंजेस है। और बिल्कुल बेजा साहब ने सही फरमाया है कि सोशल मीडिया इज अ बिगेस्ट चैलेंज, और मीडिया इज अ बिग चैलेंज फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि अब मीडिया नहीं रहा, वो एक इंडस्ट्री बन चुका है, जर्नलिज्म इंडस्ट्री बन चुका है। वो लोगों के माइंडसेट तैयार करता है कि आपने भी वोट किस तरह देने, पहले इस तरह नहीं होता था ये। तो जमहूरियत की, और दूसरा वीक जो अपोजिशंस हैं वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। अब आपने ये नया लफ्ज, मैं बड़े अरसे से इस पे अब रिसर्च कर रहा हूं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या है। एक इलेक्शन इस वक्त एक आर्ट बन चुका है, आपने कभी नोट किया है?
कि यहाँ अमेरिका के अंदर, बल्कि मैं खुद एक कैंडिडेट, एक दो दफा मैंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, तैयारी की, और आजकल मेरा बच्चा यहाँ से, माय सन इज फिनिशिंग लॉ स्कूल और ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि किस तरीके से आपकी नेम रिकग्निशन को किस तरह लिया जाता है, वोटिंग को किस तरह देखना है, चीजें एक पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अमेरिका की हद तक भारत के इंस्टीट्यूशन जो है वो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वहां से लोग पढ़ के आके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं। तो ये दोस्तों वीडियो के खत्म, वीडियो जिस तरह मैं वीडियो शुरू में कहा काफ़ी लेंथी है, लेंथी मतलब 50 मिनट्स की कम से कम ये वीडियो, इसके हम 2 पार्ट्स का, ये पार्ट 1 किया। असल में पाकिस्तान और इंडिया के इशू पर मेजर साहब और तारड़ साहब बड़ा शानदार डिफेंड कर रहे थे। मेजर साहब अपने इंडिया को अब उनकी खसूसियात बता रहे थे, और तारड़ साहब अपने पाकिस्तान की खामियाँ जो है, नाकामियाँ जो है वो बता रहे थे। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में सारे के अंदर सिर्फ खामियाँ, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चुनिंदा गिनती की कुछ चीज़ें अच्छी हैं भी, जो कि मुझे लगता है कि वो भी हमें रोशनास करवानी चाहिए। खैर, साजिद तारड़ ने बड़ी शानदार बातें की हैं, जो कि मुझे बड़ी उनकी बातें पसंद आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर पहले ये चेक करो कि डेमोक्रेसी है कि नहीं है। नहीं है, पाकिस्तान में कहाँ है डेमोक्रेसी? कोई भी नहीं है, सिर्फ नाम बदनाम है। वो कहते हैं कि 4 छोटे छोटे सूबे हमारे, 4 हमारे प्रोविंसेस हैं, और उन 4 प्रोविंसेस, पहले खुराक की बात की, इंडिया के अंदर खुराक के लिए पहला क्वेश्चन ही जो आरजू काज़मी का था वो खुराक पर था। इंडिया कितना काम कर रहा है, पाकिस्तान पर कितना काम कर रहा है, तो उस पर मैं बाद में तो कैबिनेट की बात भी आ गई। इस दौरान कैबिनेट की बात ये आई कि मेजर तारड़ साहब ने कहा कि पाकिस्तान के छोटे छोटे 4 प्रोविंसेस हैं, और उनके हर कैबिनेट के अंदर, यानी कि हर उनकी जो कैबिनेट है उसके 100-200 वजीर हैं। ज़रूरत क्या है वजीरों की, और उनका काम क्या है? कितने ऐसे वजीर हैं जिनका मैं कहता हूँ वो तो अपने ऑफिस में भी नहीं आते। बिलावल भुट्टो साहब जब वजीर खारजा रहे हैं, मैं कहता हूँ 17 महीने में एक दिन भी अपने फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस में भी नहीं रहे भाई, और पाकिस्तान में भी बहुत काम, पाकिस्तान में ज्यादातर रहे। मेरे ख्याल से कोई 6 महीने तकरीबन रहा होगा अपने मुल्क में, वरना वो बैर के दौरे करता रहा। ऐसे ही है, और फायदा भी नहीं किया, और कंट्री को फायदा भी कोई कुछ। अच्छा, बाकी ये भी है अफसार भाई, आप तारड़ साहब थोड़ा सा ना मुखालफ है इमरान खान के, आप अक्सर देख लेना इमरान खान की ये भी सोच गलत थी, मुल्क को लेकर चलने वाली। एक मिनट मैं थोड़ा सा, लेकिन मैं एक मिनट, तुम मुझे पता दर्जा, मैं सिर्फ इधर एक बात करना चाहता हूँ। तारड़ साहब ने एक बड़ी शानदार बात, उनको कंपैरिजन किया है मेजर साहब और तारड़ ने, कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी बढ़ रही है और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जो खत्म हो गई है यार। और दूसरी बात यह की कि जो शानदार बात की तारड़ साहब ने, पढ़ाई ना करो, पाकिस्तान में पढ़ाई ना करो, पढ़ाई का फायदा कोई नहीं, क्या कर लोगे पढ़ कर, डॉक्टर इंजीनियर बन क्या कर लोगे? सियासतदान बनो और 25-30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ कमाओ और तुर्की शिफ्ट हो जाओ या किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो। ऐसे ही हो रहा है, वो तो सब इंडिया में देखे, वो इंटरव्यू भी नहीं, मोदी साहब के बता रहे हैं, वो इंटरव्यू भी नहीं देते, और ये सच है। बहुत शाजो नादर इंटरव्यू हमारे जो काकुड़ साहब है, काकुड़ साहब एक अभी की बात इंटरव्यू दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी किसी यूनिवर्सिटी, कभी किसी। अच्छा, ये जरूरत ही क्यों पड़ती? जरूरत क्यों? वजह है उसमें आया याद आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है, और पाकिस्तान को तरक्की करना शुरू किया हो, कि पाकिस्तान ने किसी कोई जगह को फतह कर लिया, कोई ऐसी क्या वजह है? क्यों कॉन्फ्रेंस हर रोज 2-3 दिन कॉन्फ्रेंस होती, क्यों होती है? पहला सवाल पर आते हैं। जो पहला सवाल शानदार था आरजू काज़मी का, कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़री ज़मीन है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का काफ़ी, पंजाब के अंदर तो कम अगर पाकिस्तान चल ही पंजाब के दम पर रहा है। जितनी गंदम इधर पंजाब में पैदा हो रही है, कम और बेश काफ़ी ज़्यादा 50% से ज़्यादा पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब में पैदा हो रही है। तो इधर पंजाब में क्या है, मलक रियाज जैसे सांप है, वो ज़मीनें खाए जा रहे हैं। बिल्डिंग इंडिया में स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती? मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में भाई पाकिस्तान में ये क्यों नहीं बन सकती? इंडिया में कितने स्काई स्क्रैपर है? अच्छा, एक बात मैं बताऊं, तारा साहब बात कर रहे थे, वो बड़े हैं, इज्जत के उम्र में आ जाते हैं हमसे, हमें उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल।
खाओ एक लफ्ज को गलत भी अगर बोल जाए तो कोई बात नहीं, बोलने भाई वो तजर्बे वाले। मैं ये कहना चाहता हूँ जब इमरान खान की हुकूमत थी उसके अंदर मलक रियाज ने कोई 1 इंच भी कानूनी बढ़ाई तो मुझे बता दो। हाँ, रोक दिया था बिल्कुल, उसने रोक दिया। मलक रियाज ने खुद कहा कि वक्त मांगा इमरान खान से, उन्होंने कहा मुझे मिलने से कोई इतराज नहीं, लेकिन जिस मकसद के लिए आप मिलना चाहते मैं वो नहीं होने दूंगा। इसकी वजह से अलकादर यूनिवर्सिटी का इल्जाम इमरान खान के ऊपर मलक रियाज गवाह बन के उन्होंने लगाया। असल में समझ आई अब वो पैसा किधर है रुखसार भाई, वो पैसा जजेस को दिया था मलक रियाज ने, वो जज खा के भाग गए, इल्जाम इमरान खान के ऊपर। अच्छा, उसके दौर के अंदर इमरान खान ने कहा था जिस तरह दुबई में बिल्डिंग है या इंडिया में बनी है, आप भी इस तरह बिल्डिंग बढ़ाओ, उसके अंदर आवाम रहेगी, खरीदेगी, फ्लैट खरीदेगी, जगह बचेगी। अगर इस तरह कानूनी बढ़ती गई, मलक रियाज बढ़ता जाएगा, आवाम गरीब होती जाएगी, घर से बेघर हो जाएगी। और अब जो क्यों आज उस वक्त कितना था, 3035 का था। उस दिन एक बंदे के पास में बैठा था, उसने कहा था इमरान खान के दौर में ही 4500 पे जाएगा और वो चला गया। दूसरी बात, इमरान खान ने कहा था ये गेहूं 10,000 पे जाएगा, गरीब किसका क्या खाएगा, गेहूं किधर से लेगा। जब सारी बिल्डिंग आज 6,000 हो गया कि हमारे गांव में 6,000 था, 6,000 का गेहूं है एक मन, ऐसे ही है। हिसाब लगा लो। गांव में जब गांव में आपके situation कटरे है। की जो जमीन है वो सारी कॉलोनियों में चली जाएगी, तो फिर बिल्डिंग होगा बन क्या? जाएगी, तो जो ज़रूरी रकबा है उसमें वो किधर जाएगा, वो बिल्कुल। चिमटे क्या का कम इंडिया हो के पास जाएगा। रकबा ज्यादा है जब कम होगा पाकिस्तान के तो पास? उसमें जो पैदावार मिलती है वो भी कम हो जाएगी। गेहूं की बात आ गई यकूब भाई, मैंने ना एक मेरा दोस्त था इंडिया के साथ, उसमें मेरी गपशप होती थी, वो उधर उसी काम करता था। ये जो गेहूं तकसीम करते हैं 80 करोड़ लोगों को इंडिया के अंदर गेहूं मुफ्त मिला, 80 करोड़ लोगों को, मार सकते हैं, ये मार सकते हैं हम बात। और हर मंथ मिलता है, यानी कि साल बाद मिला, हर मंथ मिलता है। उसने मुझे वो मशीन भी चेक करवाई। उधर खाद सस्ती, तेल सस्ता, पानी सस्ता, ऐसे ही। ठीक हो गया। ये एक उन्होंने किस्म का किया फ्री, है। एक किस्म का फ्री समझो। जिम्मेदार जो है उनको रिलीफ दिया गया बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट ने दी है। आवाम खुशहाल हो गई, जिनके पास 2 एकड़ थी, 4 एकड़ थी, वो भी आज खुशहाल है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जिनके पास 500 मुरब्बा जमीन है, 200 मुरब्बा जमीन है, वो तो बेशक 20,000 का एक DAP की बोरी डालनी पड़े तो वो ले सकते हैं। DAP उन्होंने- कितनी है आज? 16-17,000 की है ना? नहीं 16,000 की अभी तक नहीं हुई, 16,000, लेकिन 15 के लगभग पहुंच गई है। अच्छा DAP। PM वो ये तो इमरान खान के दौर में मेरा भाई आप देख लो, 4 साल जिम्मेदार खुशहाल होना शुरू हो गए थे। आप रिकॉर्ड करो, देख पता है लो। यार वो कौन सी को जिम्मेदार खुशहाल होना शुरू हो गए थे। जिम्मेदारों ने जल्द से जुलूस करना शुरू कर दिए थे। इमरान खान की इंडिया 10 ट्रिलियन मीटिंग करते इंडिया थे। में जो थी ना खाद बताइए, जब नीचे कमेंट आते हैं पर 250 रुपए के 300 बता रहे यूरिया का रेट है, बिल्कुल, और ऐसे ही है। पता 800 की बताई थी उन्होंने DAP का। DAP का और 1200 क्यों जो है वो 400-500 को तकरीबन, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, जितना मैंने किसी भाई से पूछा वो कह रहे थे 400-450 का कि 500 का गेहूं मन है। लो जी, 40 किलो को मन बोलते हैं, फ्री में। फ्री। ये हमारे यहाँ देखा जाए तो 6,000 का, उधर देखो चलो उधर 1,000 रुपए का मान भी लगा लो। हालांकि पाकिस्तान एक्सपोर्टर हुआ करता था गंदम का, बिल्कुल एक वक्त था। और आज इंपोर्टर है उसी अच्छा गंदम मैं यार ना ये सारा क्रेडिट जाता है PM मोदी साहब को, जो 4 घंटे सोते हैं सिर्फ, वो कह रहे थे उनके 4 घंटे। सबका जितने भी थे ना PM, उन सबको क्योंकि ईमानदार हैं, उन्होंने तो भाई बिजली भी फ्री दी हुई है, कि कहीं दिया हुआ है 300 यूनिट, कहीं 500 यूनिट फ्री दिया हुआ है। अच्छा मैं एक वीडियो देख रहा था तो मैं बड़ा शौक हुआ कि इंडिया में सऊदी अरब और किसी और एक कंट्री का, यहाँ UK और सऊदी अरब से सबसे ज्यादा जो सोना है ना, गोल्ड, वो इंडिया में पाया जाता है। पूरी दुनिया से नहीं, पूरी दुनिया से नहीं, मैंने जो देखा है ना वो लिस्ट वो थी UK और सऊदी अरेबिया से। अमेरिका इन के दोनों बाद कंट्री से ज्यादा अमेरिका के बाद ज्यादा सोना इंडिया के पास है। बहुत ज्यादा। वाह ये तो सोने तो उनके वाकई में कोई कदर ही नहीं है। अच्छा, फिर जो इंडिया के अवाम के पास है, जो मंदिरों में चढ़ा देते हैं ना अपने, जिस तरह हम मानते हैं, वो एक अलग की बात है। जो सोना अवाम के पास है ना, वो सारे इंडिया, अमेरिका के बाद इंडिया के पास ज्यादा ही है। ऐसे ही है। फिर बात आई अपना अपोजिशन पर कि पाकिस्तान में अपोजिशन, ये बिल्कुल बात सच है। जो असल डेमोक्रेसी ना, अगर आप किसी मुल्क को तरक्की करना देना चाहिए, उसमें जो अपोजिशन में पावरफुल होनी चाहिए।
और इंडिया के अंदर पता नहीं लोगों का जुनून क्या बन गया, पीएम मोदी तो उनका जुनून ही बन गया है। तो अपोजिशन तो बिल्कुल वाकई कमज़ोर हो गई है, फ्रजाइल है बिल्कुल। अपोजिशन तो यूँ ही लगता है जैसे है ही नहीं। हालांकि वो बता रहे थे मेरे साहब के राहुल गांधी उनके क्लासमेट भी हैं, और अगर वो ही गुड पर्सनालिटी के लिहाज से, उनकी सोच के लिहाज से वो अच्छे हैं, ये उन्होंने तारीफ की है। लेकिन सियासत और चीज़ है, स्टडी और चीज़ है, फ़र्क है। अभी तक राहुल गांधी के अंदर वो गैटस, वो चीज़ें नहीं है जो कि एक सियासत के अंदर होनी चाहिए। नहीं पीएम मोदी भाई एक मजे हुए वाकई एक ना सियासतदान है, एक बहुत अच्छे, क्योंकि इनकी उम्र देखने की कितनी है, जितनी उसकी उम्र होगी ना राहुल गांधी की उतने इनका तजुर्बा है। बिल्कुल। तो फिर भाई ये उनसे ज्यादा ये अच्छा, और अपनी कंट्री के लिए मुखलिस हैं। उनका पता नहीं वो मुखलिस हैं कि नहीं, क्योंकि हमने इनका दौर देखा है भाई, इन्होंने गोल्डन हीरा इंडिया को ना हीरा बना दिया है, गोल्डन हीरा बना दिया है। इंडिया 2023 गुजरा हर चीज में उन्होंने हर अचीव चीज किया। में शानदार थी वीडियो। अगर इस पर आपको ये हमारी बातें रिएक्शन अच्छा लगे तो रिकमेंड कर दें। इसके दूसरे पार्ट पर भी करेंगे। अभी 2-4 सवाल हुए, अभी ये हाफ की है, हाफ अभी रहती है। मिलते नई वीडियो में नाटक था, तब तक लीजिए इजाजत, अल्लाह।